सारे बच्चों को अगर अच्छे से दिख रहा है सर तो एक टाइप कीजिए। हेलो हेलो हेलो। अगर आप लोगों को सर अच्छे से दिख रहा है तो टाइप 1। हेलो हेलो। आते हैं सर हरदीप कुमार जी। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में मिश्रित प्रतिरोध का मान क्या होगा? इस सर कुछ नहीं करना, मिश्रित प्रतिरोध आपको निकालना है। पहले इसका बताइए कितना हो जाएगा। 1 R समतुल्य इसका आप निकालिएगा, यह आ जाएगा 4 गुना 6/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 24/10। 24/10 इज इक्वल टू 2.4। फिर यहां से जब हम निकालते हैं तो यहां से निकालते हैं तो 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 4। एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 ओम। ये हो जाएगा सर 1.6, 2.4 और 1। अब बता दीजिए सर, ये तीनों सीरीज में हो जाएगा, ये तीनों आपका सीरीज में हो जाएगा। ये हो गया 1.6, यहां से 1.6 ओम, यहां आइएगा तो ये हो जाएगा 2.4 ओम, और यहां आ जाइएगा तो ये हो जाएगा 1 ओम। अब बता दीजिए सर कितना हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? R इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6, 2.4 और 1, यानी हो जाएगा 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ओम। देखिए तो इतना आ रहा है क्या? कितना आता है आंसर बताइए जल्दी से। D फॉर डॉग आ जाएगा आंसर, जल्दी छापिए। ला 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 हे। हो गया? द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई सबको पता है, कूलम्ब है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। और वोल्ट जो है ये वोल्टेज का एसआई मात्रक है। वोल्ट जो है ये वोल्टेज का एसआई मात्रक है। आंसर द नेक्स्ट, चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या है? चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या है? बता दीजिए सर, चित्र में वोल्टमीटर 2 की रीडिंग क्या है? ध्यान दीजिएगा सर, ई अगर 250 वोल्ट है, 250 वोल्ट, ये 100 ओम, ये 100 ओम है, तो इसका मतलब आधा आधा वोल्टेज बटेगा। इसका 125 वोल्ट हो जाएगा, इसका 125 वोल्ट हो जाएगा, तब ना दोनों को मिला के हो जाएगा सर 250 वोल्ट। अगर मान लीजिए कि ये ऐसे है और ये ऐसे देता, और ये मान लीजिए देता, इन दोनों के बीच का वोल्टेज देता 250 वोल्ट। अगर मान लीजिए इन दोनों का मिला के वोल्टेज देता 250 वोल्ट, अगर ये दोनों का मिला के 250 वोल्ट देता और तब कहता ये 1 नंबर आई 2 नंबर, तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों का वोल्टेज जो हो जाता वो 250 वोल्ट हो जाता, क्योंकि समानांतर में वोल्टेज समान है, श्रेणी में वोल्टेज अलग अलग है। क्योंकि ये 100 100 है, इसका मतलब 125 125 होगा, तब ना 250 होगा। यानी ये हो जाएगा, पहले का भी हो जाएगा 125 वोल्ट और दूसरे का भी हो जाएगा 125 वोल्ट। अब आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? बुक नहीं करो, बुके पे काम चल रहा है, एकदम द्रुत गति से काम चल रहा है। आंसर अगला कहते हैं, चित्र में गोले नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी? ये गोला नंबर 4 है, इसकी रीडिंग मांग रहा है कि कितनी होगी, यानी रीडिंग क्या होगी मतलब धारा मांग रहा है। तो धारा कैसे निकालिएगा बताइए? हाउ वी विल फाइंड द धारा? देखो ये 24, ये 8 है, ये तो शॉर्ट सर्किटेड है, तो बता दो कितना हो जाएगा। 24 और 8 का जो ये टोटल प्रतिरोध आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 24 गुना 8 आप बटा 24 प्लस 8, ये हो जाएगा 24 गुना 8
आप बट्टा 24 36 2 32, 8 चौका 32, 4 चौका 24, 6 ओम। आई निकालेंगे हम, आई इज इक्वल टू होता है V बाय आर। V का मान है 24 वोल्ट और R का मान है 6, तो 24/6 इज इक्वल टू 4 एम्पियर आंसर। आंसर हो जाएगा सर बी फॉर बॉल। द नेक्स्ट वन इज, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग पर प्रतिरोध और धारा का गुना और बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विभव बलों के बराबर है। तो इनको किसने दिया था? किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम है। लाप्लास ने सर कहा था कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ है। विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है, उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। कूलॉम का नियम तो सबको पता है, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, हम पढ़ाए हैं तुमको। आंसर हो जाएगा इसका बी फॉर बॉल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोध का अनुपात होता है। तो सर आपको पता है P/Q इज इक्वल टू R/S, P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाएगा। तो कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है। P/Q इज इक्वल टू R/S। बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, या नहीं तो इसी को हम लिख सकते हैं P/R इज इक्वल टू Q/S। आंसर कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, 80। सर पढ़ने के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। 80/40 इज इक्वल टू x/4। 80/40 इज इक्वल टू x/4। अब बता दीजिए सर ये गया 4 गया, x इज इक्वल टू 8 हो। व्हीटस्टोन ब्रिज हम आपको पढ़ाएं, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? डी फॉर डॉग। पढ़ना चला ना, वो बड़ा त्याग और तपस्या का काम है। हम लोग के साथ जितना बच्चा पढ़ता था, जो नहीं पढ़ता था वो कुत्ता और ओकरा में अभी कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। वो और कुत्ता सेम। इसलिए प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए। अगला कहता है बराबर क्षमता वाले 4 कैपेसिटर की क्षमता क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में होंगे। C मान लो श्रेणी क्रम में 4 कैपेसिटर हैं। 4 कैपेसिटर मान लो श्रेणी क्रम में है, तो क्षमता मांग रहा, तो 1/C समतुल्य इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। यहां C समतुल्य निकालिएगा, 1/C समतुल्य इज इक्वल टू C एलसीएम हो जाएगा 1 1 1 1 4 हो जाएगा। तो C समतुल्य इज इक्वल टू यहां से निकालिएगा 4/C नहीं होगा, C समतुल्य अगर आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4/C है, C/4 आंसर। नेक्स्ट, समानांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी C है। समानांतर क्रम में जुड़ा है कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक का कैपेसिटी C है। समानांतर में जोड़ दीजिए, 4 गो कैपेसिटर है, 4 गो कैपेसिटर है, इसको समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो कहेगा कि बताओ समतुल्य क्या होगा। तो 1/C
समानांतर में जुड़ा हुआ है ना, तो C समतुल्य निकालिएगा, C समतुल्य निकालिएगा तो C प्लस C प्लस C प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा 4C। आंसर समानांतर में होगा, श्रेणी जैसा जोड़ देते हैं। द नेक्स्ट, इतना 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 और इतना के 4 कैपेसिटर समानांतर में जुड़े हुए हैं। समानांतर में जुड़ा हुआ होगा तो खाली जोड़ देना है 18, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 42 प्लस 74। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 12 8 20, 7 4 11 1 12 1 13 2 15 माइक्रोफेराड इज द आंसर। नेक्स्ट, इतना इतना कैपेसिटी के 2 कैपेसिटर समानांतर में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी। जब ये समानांतर कह दिया ना, इसका मतलब C समतुल्य इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा 36 प्लस 14 इज इक्वल टू 50 माइक्रोफेराड। आंसर ALP क्रैक करने का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद चला तब देंगे जब तू मेहनत करेगा, जैसे कर रहा है वैसे। ये बड़ा पेशेंस का काम है। चला पढ़ाई, पढ़ाई हमेशा पेशेंस का काम है, ना तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जिंदगी में, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब तुमको अगर कुछ उखाड़ना है तभी से तैयार रहना है। 4 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर, फेराड कैपेसिटर के 3 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कैपेसिटी क्या होगी? तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा, श्रेणी में जुड़ा हुआ है ना, तो समानांतर जैसा बिहेव करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 को जुड़ा हुआ है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, C निकालेंगे तो हो जाएगा 3/4 है, 4/3 हो जाएगा। आंसर अगले में चलते हैं। 28 माइक्रोफेराड कैपेसिटी के 2 कैपेसिटर को श्रेणी में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी, कुछ नहीं करना है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो 1/C इज इक्वल टू 1/28, अब प्लस 1/28 हो जाएगा, तो 1/C इज इक्वल टू हो जाएगा 28, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 28/2 यानी 2/28, तो C इज इक्वल टू 14 माइक्रोफेराड। आंसर हेलो, क्लास में बोलो, क्या बोलो नहीं, बोलो क्या बोलो ना तुम। जाएंगे हम लेट से। क्या बोलो ना, हम रूमे पे हैं, बोलो। हाँ ठीक ठीक। अब बताइए सर आंसर क्या होगा इसका, कि 3 कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी, कुछ नहीं करना, श्रेणी में है तो 1 बाई कर देना है, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32, एलसीएम ले लोगे 32 आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी 5/32, यहां से हो जाएगा तो C निकालिएगा तो ये हो जाएगा 32/5 माइक्रोफेराड। आंसर सुशांत कुमार जी। अगला, इतना इतना कैपेसिटी के 2 कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, चलो जोड़ देते हैं। इसके 2 कंडेंसर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कितना कितना का है, 2 फेराड और 3 फेराड का, 2 फेराड और 3 फेराड का, और 2 फेराड का तीसरा कंडेंसर इसके साथ समानांतर में जुड़ा है, फिर ये 2 फेराड का तीसरा कंडेंसर इसके साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो बताइए कैपेसिटी का परिणामी धारिता कितना हो जाएगा। अब देखिए,
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका श्रेणी में है, तो श्रेणी में है तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 3/2 प्लस 3, ये हो जाएगा 6/5 1.2, आई 2 है ये है। अब ई जो ई हो जाएगा तुम्हारा ऐसा ऐसा, ई हो जाएगा 1.2 यहां से, और ये हो जाएगा 2 फैराड। चूंकि समानांतर में है तो ये श्रेणी में था इसलिए किए हैं C1 C2 बटा C1 प्लस C2। आई समानांतर में तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 3.2 फैराड इसका आंसर। अब 3.2 देखो किसका काट के आता है, ये आ जाएगा 5 तिया 15 और 2 5 दूनी 10 16 बचे 5 फैराड आंसर। वेरी गुड, सही है राम जी, सही है आपका आंसर। 3.2 आएगा, 3.2 आएगा तो कितना हो जाएगा 16/5 हो जाएगा। हाँ, आपका कमेंट समीत जी आ रहा है। अगला प्रश्न, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के तार डालते हैं, बुलबुला आ रहा है। हम बोले थे डीसी में ये डीसी है, इसमें बुलबुला आता है, डीसी में बुलबुला आता है और एसी में कोई बुलबुला नहीं आता है, कोई बुलबुला नहीं आता है, बुलबुला नहीं। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? डीसी हो जाएगा। डेडिकेशन देख रहे हैं, संडे है। ऑब्जेक्टिव वाला मंगा दीजिए, हो गया। डीसी में बुलबुला होगा, एसी में बुलबुला नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। कहता है किसी पदार्थ के रेजिस्टेंस कम होते हैं यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाए। सही बात है। देखिए, प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। प्रतिरोध जो है समानुपाती होता है तापमान के। अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, अलग अलग तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। अलग अलग तार का प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। सारे प्रश्न को नोट नहीं करना है सर, बुक में सारा रहेगा, आपको एकदम खाली देखते जाइए। आप बुक भी हम सर आपको बहुत जल्द, अभी तो आज से हम काम शुरू कर दिए हैं, 2 चैप्टर आज कंप्लीट किए हैं। एक मानक लंबाई में कॉपर तार का आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई को खींचकर 3 गुना, अगर जब ये खींचाता नहीं किया तो 3 का 9, खींचाता नहीं करता 3 का 3। एक कॉपर के तार जिसका व्यास अन्य कॉपर के तार की अपेक्षा दुगुना है, तो सर की करंट प्रवाहित करने की क्षमता क्या होगी? देखिए, R बराबर होता है रो एल बाय ए, R बराबर रो एल बाय ए, तो यहां रो एल आप बाय ए बोले तो पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, और I बराबर होता है V बाय आर। ये दोनों से ये सवाल है, ये आपको हम साइंस अगर पढ़ाएंगे, साइंस में ये सवाल नहीं रहता है, लेकिन ट्रेड में ही सवाल है। कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर के भी हैं तब भी सर आपको पढ़ना है सारा। कहता जिसका व्यास अन्य कॉपर तार की अपेक्षा दुगुना है, तो अगर व्यास दुगुना होगा तो त्रिज्या भी दुगुनी हो गया, त्रिज्या दुगुना होगा तो स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 अगर प्रतिरोध हो गया तो प्रतिरोध अगर 1/4 होगा तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। आप अगर नहीं समझे तो समझिए, R इज इक्वल टू रो एल बाय पाई आर स्क्वायर है, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर है। और जब R नया यानी R1 अगर मान लेते हैं तो रो एल बाय पाई तार की अपेक्षा दुगुना हो जाता है। दुगुना अगर हो जाएगा तो व्यास दुगुना होगा, त्रिज्या भी दुगुनी होगी। अगर कॉपर तार का व्यास दुगुना हो जाता है, त्रिज्या भी दुगुनी होगी, तो त्रिज्या दुगुनी होगी 2R का होल स्क्वायर।
अब 2r का होल स्क्वायर यानी r1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 रो l बाई पाई आर स्क्वायर, रो l बाई पाई आर स्क्वायर। तब 1/4 ही हो गया यानी r1 इज इक्वल टू r/4 हो गया, r/4 हो गया। तो यहां से अगर आप लीजिएगा तो I इज इक्वल टू होता है v/r। अब I1 जो हो जाएगा वो v/r/4 हो जाएगा, देख लीजिए r/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 4v/r। अब v/r को I लिखेंगे तो 4I इज द आंसर। तो बता कितना हो जाएगा, एक बार फिर हम समझा देते हैं, समझने की कोशिश करना। कहते हैं r बराबर होता है रो l बाई ए के जगह पर पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तार अगर सर ऐसा होता है तो इस तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये वाला, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा चूंकि वृत्त होगा। तो रो l बटा पाई आर के जगह पर हम दुगुना कर रहा है व्यास, तो त्रिज्या भी दुगुनी होगी 2r का होल स्क्वायर। तो r1 इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 बाहर निकलेगा, तो रो l बटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। रो l बटा पाई आर स्क्वायर को r लिखेंगे तो r/4 हो जाएगा। अब जब ये r/4 हो जाएगा तो I बराबर हो जाएगा v/r, v/r हो जाएगा, तो v/r हो जाएगा तो I1 इज इक्वल टू v/r/4 हो जाएगा। क्योंकि I1 है तो यहां r के जगह r/4 हो जाएगा, क्योंकि r1 r/4 है, ये ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा 4 v/r यानी 4I हो जाएगा आंसर। अगला में चलते हैं। आने वाली और जाने वाली करंटों का बीजगणितीय योग। आने वाली करंट का शून्य होता है, जाने वाली का शून्य होता है। आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आंसर सी फॉर कैट। ये आपका सर किसका नियम है? ये आपका है किरचॉफ का नियम। बीज इसमें दिया आने वाली करंट और जाने वाली करंट शून्य होता है, नहीं, बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम, ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होगा, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होगा, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होगा। सी फॉर कैट। और यही नियम किरचॉफ का दूसरा नियम है, ये दूसरा नियम है, और ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। पवन जी आपका कमेंट्स हम देख रहे हैं, एकदम शुरू कर देना चाहिए। हाँ एमडी सेहान जी आपका भी कमेंट, सबका कमेंट्स आ रहा है सर। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक। अचालक नहीं भी रहेगा तब भी करंट का प्रवाह होगा। वोल्टेज स्रोत एवं चालक, यही सही है, क्योंकि ये स्विच नहीं हो रहेगा तो यो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, बिना स्विच के धारा का प्रवाह नहीं होगा, एकदम होगा। तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अचालक की जरूरी नहीं है धारा का प्रवाह के लिए, कुछ फेयर नहीं बनाना है, बुक एकदम सर हम बुक पे लग गए हैं। एक सप्ताह का हमको टाइम दीजिए सर, कोशिश करते हैं। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है सर, करंट का उपस्थिति का ज्ञान उत्पन्न प्रभावों से होता है, चाहे वो चुंबकीय प्रभाव हो, चाहे वो ऊष्मीय प्रभाव हो, चाहे वो विद्युतीय प्रभाव हो, ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, तीनों प्रभावों से सर उसकी उपस्थिति का ज्ञान होता है। कितना नंबर बोल रहा है? एक लड़का बोला 70। 70 में सर देख लीजिए फिर से, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम आवश्यकता सर वोल्टेज स्रोत और चालक तार अगर मिल जाए, बैटरी और तार मिल जाए तो करंट का प्रवाह हो जाएगा। और चालक प्लास्टिक का क्या जरूरत है करंट के प्रवाह के लिए? स्विच नहीं भी रहेगा तो ये धारा का प्रवाह होगा।
बिना स्विचे के सब डायरेक्ट बैटरी से लगा देंगे तार, तो नहीं हो जाएगा धारा का प्रवाह। दीपक कुमार आपका भी कमेंट्स देख रहे हैं, सबका कमेंट्स देख रहे हैं। परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। फोटोन नहीं होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, बी फॉर बॉल। प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है। बता क्या हो जाएगा? प्रतिरोध R बराबर होता है रो L बाय A। तो भैया ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी। बताइए क्या हो जाएगा? सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र पर, इसकी लंबाई और तापमान पर। आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी एकदम हो जाएगा सुशांत जी जॉब, एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई करना है सिर्फ। आवेशित परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु क्या कहलाता है सर? आयन कहलाता है, या तो धन न तो ऋण। अगर आवेशित नहीं होगा तो औदासीन होगा। इतना लेम का प्रतिरोध क्या होगा? इसका फॉर्मूला है P बराबर V स्क्वायर बाय R, P बराबर I स्क्वायर R, अब P बराबर VI। इसमें से जो फॉर्मूला लग जाए उसको लगा दो। पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 वाट, वोल्टेज हो जाएगा 200 वोल्ट। हमको प्रतिरोध निकालना, बताओ कौन फॉर्मूला लगा देंगे? लगा दो P बराबर V स्क्वायर बाय R, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर इज इक्वल टू 200 गुना 200 अब बटा P हो जाएगा 100। ये 20 गया, 400 ओम इज द आंसर। ना जइयो परदेश। हाँ गुरुजी, एकदम बुक पे ध्यान दिए हुए हैं गुरुजी। आज 2 चैप्टर किए, हम सुबह से वही काम कर रहे हैं। कुछ नहीं दे देंगे तोरा छाप के चला, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे नहीं देंगे। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? प्रतिरोधों के परम मापन के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ओम का नियम तो ये तो V बराबर IR होता है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है। रेले का विधि होता है प्रकीर्णन, जो है प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लेंज का नियम तो वही है, विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न होता है। विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है, विरोध करता जिससे वह उत्पन्न हुआ। विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता जिससे वह उत्पन्न हुआ। देखो अभी हम लिखे थे, विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता जिससे वह क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। यदि 4 संधारित्र जिनमें प्रत्येक 16 का है श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उसका परिणामी क्या होगा? श्रेणी में जब यह है तो 1/c हो जाएगा। 1/c इज इक्वल टू 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16। इसको सर 1/c करेंगे, ये हो जाएगा 16, 4, c इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइक्रोफेराड इज द आंसर। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बिना बहुत बुक के बहुत दिक्कत होता है, हम समझ सकते हैं। एकदम हम बुक तुरंत छापने का जुगाड़ करते हैं। 1 सप्ताह और वेट करो, 2 से 3 क्लास और वेट करो तुम। परपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति P इज इक्वल टू होता है VI, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाय R, P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। वोल्टेज और धारा का गुणन, देखिए वोल्टेज और धारा का गुणन है वोल्टेज के वर्ग और प्रतिरोध का विभाजन, वोल्टेज का वर्ग और प्रतिरोध का विभाजन, धारा के वर्ग और प्रतिरोध का गुना, धारा का वर्ग और प्रतिरोध का से गुना नहीं, आई स्क्वायर, हाँ यहाँ आई स्क्वायर आर होता है, हम ही गलती लिख दी है, यहाँ आई स्क्वायर आर होगा, धारा का वर्ग और प्रतिरोध का गुना। आंसर क्या हो जाएगा बता? ये सभी। दीपक कुमार जी आप बर्दाश्त कीजिए। अगला चैप्टर मैग्नेट होगा। एक बिजली का लैंप इतना वाट इतना वोल्ट के रूप में, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? वही फॉर्मूला लगाना है, P बराबर V स्क्वायर बाय R, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर VI। यहां सर पावर दे दिया है आपको 100 वाट, वोल्टेज दे दिया है 200 वोल्ट, प्रतिरोध मांग रहा है, निकाल दीजिए, नहीं निकलेगा तो आप गड़बड़ आदमी है। P बराबर V स्क्वायर बाय R, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर यानी दे दिया है 200 का होल स्क्वायर
अब बटा पी हो गया 100, काट खोट दीजिए, 400 आ जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगला, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में संचलन होता है। आंसर, मुक्त इलेक्ट्रॉन का ही ना प्रवाह विद्युत धारा का प्रवाह कहलाता है। आईटीआई ट्रेड में फेल कर दिया है, क्या करें सर, कोई उपाय नहीं है। अगला, ओम का नियम लागू नहीं होता है। सर सेमीकंडक्टर में ओम का नियम लागू नहीं होता, बाद बाकी हर जगह ओम का नियम लागू होता है। अगर दो प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाएं तो तुलनात्मक प्रतिरोध क्या होगा? सर समानांतर में जोड़ दीजिए, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, 2 ओम न्यूनतम हो गया, 3 ओम अधिकतम हो गया, तो आर जो निकालिएगा ये हो जाएगा 2 गुना 3 बटा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 बटा 5 इज इक्वल टू 1 बटा 2 ओम। 1 बटा 2 ओम हो जाएगा तो बता क्या हो जाएगा? अगर दो प्रतिरोधक समानांतर में जोड़े जाएं तब तुलनात्मक प्रतिरोध की मात्रा क्या होगी? तो तुलनात्मक प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। देखो ये जो तुल्य प्रतिरोध निकाले हो, 2 और 3 दोनों से अधिक है, सही तो है आंसर। प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, 2 से तुलनात्मक जो होगा प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक थोड़े होगा, 2 और 3 से अधिक थोड़े है 1.2। प्रत्येक प्रतिरोधी जो दोनों प्रतिरोध से कम है, दोनों प्रतिरोध से कम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा आंसर। प्रत्येक प्रतिरोध पर निर्भर इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा सर बी फॉर बॉल। 82 का आंसर होगा बी फॉर बॉल। संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? भैया विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा रखता है वो, क्योंकि अस्थिर है, विद्युत देते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट का ऋण आवेश। 1 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। 1 ओम का 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ दिए, ये लो जोड़ दिए, 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है। ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऐसा 3 गो संयोग है। जोड़ दो, पहले ए का निकाल लो, तो ए का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1/r इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ओम, चूंकि ये 3 होगा, ये हो जाएगा 3, r निकालना तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 1/3 1/3। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, ये 1/3 ओम हो गया, ये 1/3 ओम हो गया, ये भी 1/3 ओम हो गया। तो R निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो R इज इक्वल टू सॉरी तो R निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 ओम। देखो एक बार फिर से हम समझा देते हैं, 1 ओम हो जाएगा। 1 ओम के 3 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ा गया, चलो 3 प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ दिए। ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ऐसे 3 संयोग को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तब परिणामी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो पहले इसका निकाले तो 1/3 हो गया, 1/3 1/3 1/3, ये तीनों श्रेणी में हो गया, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कर दिए, तो आंसर हो जाएगा 1 ओम। सही आंसर सबका। द नेक्स्ट वन इज, यहां से सर आप कैरी आउट कीजिए। 3500 क्वेश्चन आज हम बताए हैं, इसके बाद का क्वेश्चन आप बनाइए, इसका पीडीएफ निकाल लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस चैप्टर से कम 15 प्लस सवाल रहता है, 75 सवाल पूछेगा तो 15 सवाल यहीं से रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में, यहां से हम लोग 86 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, और बुक पे सर हम एकदम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको सर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।